बच्चों, कैसे हो। पिछले वीडियो में हमने भूगोल पाठ 4 वाह्य प्रक्रिया भाग 2 का स्पष्टीकरण देखा था। आज हम इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न हल करने वाले हैं। तो एक एक करके प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से उचित कथन पहचानिए और लिखिए। इसमें पहला है, तापमान कक्षा की पवन कार्य को सहायता होती है। यह जो कथन है वह क्या है? उचित है, क्योंकि जितना ज़्यादा तापमान होता है पवन का कार्य उतना ही तीव्र गति से होता है। तो यह कथन क्या है? उचित है। दूसरा वाला देखते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश में नदी का कार्य अन्य कारकों की अपेक्षा प्रभावशाली होता है। यह कथन क्या है? अनुचित है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? मरुस्थलीय प्रदेश में पवन का कार्य अन्य कारकों की अपेक्षा प्रभावशाली होता है। तीसरा क्या है? भूजल का कार्य मृदु चट्टानों के प्रदेश में अधिक होता है। यह कथन भी क्या है? उचित है। लास्ट वाला देखते हैं, पवन का कार्य क्षेत्र नदी, हिमानी, समुद्री लहरें इनके जैसा सीमित न होकर चारों ओर होता है। यह कथन भी क्या है? उचित है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचान कर लिखिए कि इसमें से गलत कथन कौन सा है और उसे पहचान कर सुधार कर लिखिए। पहला है, हिमानी की ऊपरी सतह की बर्फ तलहटी मतलब नीचे के भाग की बर्फ की अपेक्षा अधिक गति से आगे जाती है। तो यह कथन क्या है? यह गलत है, क्योंकि हिमानी के तलहटी भाग की बर्फ ऊपरी सतह की बर्फ की अपेक्षा अधिक गति से जाती है। मतलब तलहटी नीचे वाली जो बर्फ़ है उसकी गति क्या होती है? अधिक तेज होती है। ठीक है। दूसरा है, मंद ढलान, धीमी हुई गति और बहकर लाया हुआ कांप, इससे नदी का निक्षेपण कार्य होता है। तो यह कथन क्या है? सही है। नदी हिमानी की अपेक्षा अधिक गति से बहती है। यह कथन भी क्या है? सही है, क्योंकि नदी का पानी द्रव अवस्था में रहता है, तो उसकी जो गति रहती है वह हिमानी की अपेक्षा क्या रहती है? अधिक ही रहती है। हिमानी की गति मध्य भाग में कम तो दोनों कगारों पर अधिक होती है। यह कथन भी क्या है? सही है। प्रश्न 3 देखते हैं, गलत जोड़ी पहचानिए। पहला है, निक्षेपण वी आकार की घाटी। तो यह जो जोड़ी है वह क्या है? गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि खनन कार्य के द्वारा वी आकार की घाटी क्या होती है? बनती है। तो पहला कथन तो क्या है? पहली जो जोड़ी है वो क्या है? गलत है। दूसरा है, वहन उर्मी चिन्ह, यह जोड़ी सही है। तीसरा है, खनन भूछत्र चट्टान, यह भी क्या है? सही है। तो इसमें गलत जोड़ी कौन सी है? निक्षेपण वी आकार की घाटी। फिर प्रश्न क्रमांक 4, इसमें कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं। इन आकृतियों को, जो इनमें भूरूप हैं, इन्हें हमें क्या करना है? पहचानना है। पहली आकृति ध्यान से देखिए।
निम्न आकृतियों में भू रूप कौन से हैं? तो ये जो पहली वाली आकृति है ये क्या है? ये हमारी वी आकार की है। ये क्या है? हमारी वी आकार की घाटी है। दूसरा देखते हैं। ये जो दूसरी आकृति है इसमें क्या है? ये एकदम गहरे तक यह बना हुआ है। देखिए ये कितना गहरा है। ये इतना गहरा। तो ये क्या है? ये गंभीर खड्ड है। ये आकृति किसकी है? ये आकृति किसकी है? ये आकृति हमारी गंभीर खड्ड की है। तीसरी आकृति देख लेते हैं। ये आकृति क्या है? तीसरी आकृति हिमोड़ भूरूप है। तीसरी आकृति कौन सी है? हिमोड़ भूरूप। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। नीचे दिए हुए भूरूपों का कारकों के अनुसार वर्गीकरण करके सारणी पूर्ण कीजिए। भूरूप दिए हुए हैं जलप्रपात, त्रिभुज प्रदेश, हिमगवर, गिरिशृंग, बरखान, हिमोड़, जल जगर्तिका, भूछत्र चट्टान, विलय विवर, खार कक्ष, पुलिन और लवण स्तंभ। और नीचे सारणी में इनके कारक दिए हुए हैं नदी, पवन, हिमनदी, समुद्री लहरें और भूजल। सारणी को हम अब जो भूरूप दिए हुए हैं उनको हम किस में डालेंगे? जो कारक हैं उसमें फिलअप करेंगे। तो देख लेते हैं हम। नदी के अंतर्गत आएंगे जलप्रपात, त्रिभुज प्रदेश और जल जगर्तिका। पवन के अंतर्गत आ रहे हैं बरखान, भूछत्र चट्टान। हिम नदी के अंतर्गत बनने वाले भू रूप हैं हिमगवर, गिरिशृंग, चट्टान, हिमोड़। और फिर है इसके बाद समुद्री लहरें में खार, कच्छ और पुलिन। भूजल के अंतर्गत आने वाले हैं विलय रंध्र और लवण स्तंभ। फिर है प्रश्न क्रमांक 6। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला प्रश्न है नदी के अपक्षरण कार्य से कौन से भूरूप निर्मित होते हैं? तो नदी के अपक्षरण कार्य से निम्नलिखित भूरूप निर्मित होते हैं। पहला गंभीर खड्ड, वी आकार की घाटी, जल जगर्तिका और जल प्रपात। अगला है लवण स्तंभ की निर्मिति किन कारकों से और कहाँ होती है? इसका आंसर देखते हैं। लवण स्तंभ की निर्मिति भूजल के कारण होती है। हमने जब कारक पढ़ रहे थे तो हमने भूजल कारक के अंतर्गत लवण स्तंभ की निर्मिति पढ़ी थी। चूने के पत्थर वाले प्रदेश से होकर जाते समय लवण युक्त पानी गुफाओं की छतों में से रिसता है। इस पानी का वाष्पीभवन होता है और इसका लवण गुफा की छत और तल पर संचित होकर लवण स्तंभ की निर्मिति करता है। तीसरा प्रश्न है समुद्र जल के निक्षेपण कार्य से निर्मित भूरूप कौन से हैं? तो समुद्र जल के निक्षेपण कार्य से निर्मित भूरूप निम्नलिखित हैं। पुलिन, बालुका भित्ति और खार कच्छ। अगला है हिमोड़ के प्रकार कौन कौन से हैं?
तो हिमोड़ हमने 4 प्रकार के पढ़े थे। भू हिमोड़, पार्श्व हिमोड़, मध्य हिमोड़ और अंत्य हिमोड़। हिमानी के तल पर निक्षेपित हुए हिमोड़ को हम क्या कहते हैं? भू हिमोड़ कहते हैं। हिमानी की कगार पर निक्षेपित हुए हिमोड़ को पार्श्व हिमोड़ कहते हैं। जब 2 हिमानियाँ आकर मिलती हैं तब वहाँ उनके अंदर की ओर दोनों कगारों के पार्श्व हिमोड़ों से मुख्य हिमानी के पात्र में मध्य हिमोड़ तैयार होता है और हिमानी का अग्रभाग जहाँ हिम प्रवाह का जल प्रवाह में रूपांतरण होता है, वहाँ से आगे जल प्रवाह हिमानी द्वारा लाए गए सभी हिमोड़ों को बहाकर नहीं ले जा सकता। इसलिए इस भाग में हिमोड़ क्या हो जाता है? निक्षेपित हो जाता है और हिमानी के अंतिम भाग में होने के कारण इस हिमोड़ को अंत्य हिमोड़ कहते हैं। अब इसके आगे कुछ अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तर आपके स्क्रीन पर आएंगे, जिन्हें आपको अपनी कॉपी में पूरा उतारना है। स्वाध्याय के साथ जो बुक के बीच में देखो, समझो, विचार करो, ये वाले प्रश्न भी और इनके उत्तर मैं आगे आपको दे रही हूँ। ये सारे प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करने हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।